हेलो प्रिय बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे और अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी के बीच आज हम एक नए सेक्शन के साथ उपस्थित हैं। आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग अनसॉल्व पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं मध्य फरवरी से शुरू होने की आशंका में है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपनी तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। उसके लिए हम लोग अपने कोर्स के साथ साथ अनसॉल्व पेपर भी पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग 2022 सेट फर्स्ट का रसायन विज्ञान सेशन कंप्लीट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक के साथ साथ रसायन विज्ञान का जो पेपर है अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपने एक नए सेट के साथ। तो बच्चों हमारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान है तो बच्चों आपको बता दें कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है बच्चों? 7। अब बात ये करते हैं कि शुद्ध जल का मान पीएच है, अगर हमें 1 दिया होता तो ये क्या होता? तो बच्चों आपको बता दें, यदि 1 से लेकर 0 से लेकर के 6 तक अगर कोई भी मान हम लोगों को दिया जाए तो ये बच्चों हमारा होता है अम्लीय माध्यम। अगर 7 दिया जाए तो 7 बच्चों हमारा होता है उदासीन। और अगर 8 से 14 के बीच में कोई मान दिया जाए तो बच्चों ये हमारा होता है क्षारीय। इस तरह से आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो। शुद्ध जल का पीएच मान इसमें पूछा गया था तो हम लोगों ने 7 लिखा। यदि हमसे ये पूछा जाता प्रबल अम्ल का मान कितना होगा, तो प्रबल अम्ल हमारा कहाँ से शुरू होगा बच्चों? 0 से, तो हम उसका मान कितना लिखेंगे? 0। 0 के बाद फिर 1 आएगा, यानी ये भी अम्लीय है और ये भी अम्लीय है। यहाँ पर हमारा मान 14 दिया गया है, चूँकि इस टेबल का अंतिम मान है। 0 से 14 तक की हमारी टेबल होती है और 14 हमारा सबसे नीचे आता है, यानी ये हमारा प्रबल क्षार होगा और 0 हमारा प्रबल अम्ल होगा। 7 जो आएगा ये हमारा उदासीन होगा। उदासीन किसका होता है बच्चों? H2O, यानी जल का जो मीडियम होता है ये हमारा उदासीन होता है। तो आपको बता दें कि शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों कितना होता है? 7। और ये होता कैसा है? उदासीन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है वो ये कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन गैस हटाने वाली धातु का नाम लिखिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें साफ बता दिया गया है कि अम्ल से हाइड्रोजन गैस हटाने वाली धातु है। बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है उन सभी धातुओं को हाइड्रोजन उनके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है, बल्कि स्वयं विस्थापित हो जाता है। और जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में अथवा सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है, हाइड्रोजन उन सभी धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो कुल मिलाकर उन्हें याद कर लो, या तो ऊपर की सभी धातुएं याद कर लो या नीचे की। तो हम आपको नीचे की धातुएं जो हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे ये हमारी सक्रियता श्रेणी है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो मुख्य जो धातुएं हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, आप इन्हें याद रखें। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम यदि ये दी गई हैं तो ये हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएंगी। शेष जितनी हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। या ये कह सकते हैं कि जिन धातुओं की सक्रियता अधिक होती है वो हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं, और जिन धातुओं की सक्रियता हाइड्रोजन से कम होती है हाइड्रोजन स्वयं उन्हें उनके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो अपने टेबल में देखो, हमें दिया गया जेडियन, कॉपर दिया गया है, सिल्वर दिया गया है, मरकरी दिया गया है। तो आप अगर गौर करके देखेंगे तो हमारा मरकरी का स्थान भी नीचे ही आ जाएगा इस तरफ। तो हमें जल अम्ल में से हाइड्रोजन गैस हटाने वाली धातु कॉपर हमारी नीचे है, ये भी नहीं होगी, सिल्वर भी नहीं होगी, मरकरी भी नहीं होगी। तो बच्चों कौन सी होगी? जेडियन। यानी जब जेडियन के साथ हम लोग कोई भी अम्ल जैसे H2SO4 जोड़ेंगे तो ये बनाएगा JDnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब ऐसा नहीं बच्चों कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी जो है ये हाइड्रोजन से अपक्रिया नहीं करेंगी, या कह सकते हैं कि ये अम्ल से अपक्रिया नहीं करेंगी, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी। तो कैसे करेंगी वो देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग जैसे कॉपर के साथ ले रहे हैं, तो कॉपर के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल जोड़ेंगे तो ये कॉपर सल्फेट तो बनाएगा लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? इसको दोगुना कर लेंगे और यहाँ से हम लोग 2H2O और CO2 SO2 गैस बाहर कर देंगे, यानी कॉपर
सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, जबकि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु जो है वो हमारी बच्चों कौन सी है? वो हमारी है जिंक, इस क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो ये है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बच्चों हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणी के जो रासायनिक सूत्र हैं वो पता होने चाहिए। यदि हमें रासायनिक सूत्र पता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इनमें कौन सा हमारा प्रोपेन है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एल्केन के साथ जाते हैं, तो इसको लिखते हैं एल्क प्लस एन। एल्क प्लस एन जब मिलता है तो हमारा बनता है एल्केन। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कितना बॉन्ड होगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये इसका श्रेणी का सूत्र है। दूसरा बच्चों हम लोग बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन का मतलब होता है एल्क और प्लस ईन। ईन मतलब डबल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सीरीज हमारी एल्कीन होगी। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब अगला बच्चों हमारा होता है एल्काइन। एल्काइन, तो एल्काइन के लिए जाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगाएंगे। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। कार्बन परमाणुओं के 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं के 2 गुने से 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 गुने से 2। यहाँ पर हम लोग बच्चों n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डट लेते हैं। यहाँ हमारा n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 शुरू होता है। यानी इन दोनों में जो हम लोग n का मान लेंगे वो 2 से शुरू करेंगे और इसमें n का मान हम 1 से शुरू करेंगे। अगर एल्किल श्रेणी हुई हमारी एल्किल श्रेणी तो उसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 × x होता है। x की जगह पर कोई भी हम लोग हाइलाइट ले सकते हैं या कोई भी हमें क्रियात्मक मूलक दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि एल्केन जो हमारा होता है वो सिंगल बॉन्ड से होता है, एल्कीन हमारा डबल बॉन्ड से होता है, एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड से होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रोपेन, प्रोपेन में मतलब जो प्रो प्लस एन आ रहा है, प्रो प्लस एन का मतलब है इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये एल्केन श्रेणी का है। एल्केन श्रेणी के सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या से 2 गुना करेंगे और उससे 2 ज़्यादा अगर हाइड्रोजन है तो हमारा क्या हो जाएगा? वो प्रोपेन हो जाएगा। तो पहला चेक करते हैं। अब प्रोपेन में हमें कार्बन बच्चों कितने चाहिए? 3। इसमें तो 1 कार्बन है तो ये प्रोपेन तो होगा नहीं। इसमें हमारे 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब ये बच्चों हमारा प्रूफ है। अब ये चेक करें क्या इसमें एन है या नहीं। तो 3 का 2 गुना बच्चों कितना होता है? 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। इसके मतलब ये हमारा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र मिल गया। अगर इसकी बात करें C4H10, तो ये बच्चों हमारा 4 दूनी 8, 2 10, ये हमारा है ब्यूटेन। यानी ये भी हमारा एल्केन श्रेणी का है, ये भी एल्केन श्रेणी का है और ये भी हमारा एल्केन श्रेणी का। सारे सूत्र हमें एल्केन श्रेणी के दिए गए थे और एल्केन श्रेणी के सूत्रों में से प्रोपेन का सूत्र पूछा गया था। तो हम लोगों ने प्रोपेन को उसके रासायनिक सूत्र से प्राप्त कर लिया। 1 कार्बन को हम लोग मेथ पढ़ते हैं, 2 को एथ पढ़ते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, इस क्रम में हमारा सीरीज आता रहता है। सबसे ज़रूरी ये रहता है कि हमें कितने कार्बन दिए गए हैं और किस कार्बन को क्या पढ़ा जाता है, ये हमें 100% पता होना चाहिए। तभी हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि हमें क्या पूछा गया। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमें सेट में अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिए हैं। जो